अस्सलाम वालेकुम सामीन। 7 रबीउल सानी और 30 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है सुबह की अहम ख़बरें। आज की अहम ख़बरों में हमारे पास सिर्फ 3 ही मौज़ूआत हैं। नंबर 1, बिहार की आखिरी वोटर लिस्ट। नंबर 2, फ़लस्तीन और गज़ा के ताल्लुक़ से ट्रंप का मुकम्मल मंसूबा क्या है। नंबर 3, मौलाना तौक़ीर रज़ा के ताल्लुक़ से अब तक की सबसे तफसीली रिपोर्ट। पहले हम आपको बिहार के बारे में बता देते हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने पिछले दिनों जो बिहार में वोटर मुहिम नज़र षानी चलाई थी, यानी वोटर लिस्ट पर दोबारा नज़र डाली, ये देखा कौन मरा हुआ है, कौन कहीं चला गया है, ये सब बातें देखी और नज़र षानी मुहिम चलाई। वो जो मुहिम चलाई थी, आपको पता है कि उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मामला चला और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने और कौमी वकला ने बड़ी मेहनत की और बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आधार कार्ड को भी दस्तावेज़ मान लिया जाए। वो जो वोटर लिस्ट है इलेक्शन कमीशन की, आज मंगल के दिन वो आज आखिरी वोटरों की फहरिस्त जारी होगी। उसमें ये बताया जाएगा कि जो बिहार में मौजूदा वोटर थे उनमें से इलेक्शन कमीशन ने कितने कम किए हैं और क्यों किए हैं। पहले अर्ज़ कर दूं कि ज़्यादा वोटर तकरीबन 35-36 लाख इलेक्शन कमीशन ने वो माने हैं जो अपने घरों पर नहीं मिले। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन की धांधली और घपला कितना बड़ा हुआ होगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दे रखी है कि जब बिहार की आखिरी वोटर लिस्ट फहरिस्त जारी हो जाएगी तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई और होगी। आज वोटर लिस्ट जैसी जारी होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा मामले की सुनवाई और करेगा। जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इसकी तैयारी करेंगी। वो बताएंगी कि कहाँ कहाँ किसके वोट कटे हैं, कितने लाख वोट कट गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहाँ कहाँ धांधली की है, कहाँ वोट चोरी का मसला हुआ, ये तमाम बातें सामने आ जाएंगी। और जो फाजिल वकला हैं, अभय सिंह मनवी हैं और कपिल सिब्बल दूसरे वकला हैं, वो इस मामले को पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे और वहाँ इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह बताना होगा ये वोट क्यों काटा है, किसका काटा है, क्या वजह हुई है। अगर इलेक्शन कमीशन माकूल वजह न बता पाया तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को रद्द भी कर सकता है और कह सकता है कि जैसे पहले इलेक्शन हुए थे जिस बुनियाद पर, उसी पर इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट आखिरी फैसला ऐसा भी ले सकता है। बहरहाल देखिए और आप हमारे साथ बने रहें। जैसे ही बिहार की लिस्ट जारी होगी हम आपको फ़ौरन बात बताएंगे कि कितने लाख लोगों के वोट इलेक्शन कमीशन ने वहाँ काट दिए हैं। दूसरा मामला हमारे सामने फाजिल बरेलवी मौलाना तौक़ीर रज़ा खां का है। आप आला हज़रत के नबीरा हैं, उनके ताल्लुक़ से अब तक क्या का हुआ सुनिए। मौलाना तौक़ीर रज़ा के करीबी डॉक्टर नफीस की मार्केट को पूरे तौर पर सील कर दिया गया है। इस मार्केट में भी मौलाना की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल का दफ्तर है, उसको भी सील कर दिया गया है। इंतज़ामिया का कहना है कि मार्केट का नक्शा पास नहीं है, ये गलत तरीके से बनी हुई है और ये जगह वक्फ जायदाद के तनाज़ुए से जुड़ी हुई है। इस मार्केट में 48 दुकानें हैं। इन 48 दुकानों को खाली करा लिया गया है। ये मार्केट बरेली के नावल्टी चौराहे पर है। 48 दुकानों को पूरी तरह खाली करा लिया गया, दुकानें सील कर दी गई हैं। अब मतलब ये होगा किसी अदालती आदेश के बाद ही ये दुकानें खुल सकती हैं। इस मामले में अगर आप पुलिस की माने तो पुलिस ने बहुत कुछ कह दिया है। FIR में जो कुछ दर्ज किया है वो झूठ है या सच है, इसको तो अल्लाह बेहतर जाने। बाकी जो कुछ पुलिस ने लिखा है वो मैं आपको सुनाई देता हूँ। पुलिस का कहना यह है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खां और उनके हामियों ने एक साजिश रच कर इस भड़काऊ, इश्तियाल और तशद्दुद को अंजाम दिया है। भीड़ ने पुलिस पर गैर कानूनी हथियारों से फायरिंग की है, सिपाहियों के डंडे छीने हैं और कांच की बोतलों में भरे पेट्रोल के बम फेंके हैं, जिससे कई पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं। और सुनिए, लोगों ने पुलिस पर धारदार हथियारों से भी हमला किया, जिसमें 10 पुलिस वाले ज़ख्मी हो गए हैं। इस तशद्दुद झगड़े के बाद पुलिस के सर्च ऑपरेशन में मौके से नाजायज़ हथियार बड़ी तादाद में बरामद हुए हैं।
DIG اجے کمار ساہنی کا کہنا ہے کہ تشدد منصوبہ بند تھا، حملہ منظم تھا، یہ پری پلان تھا جو مغربی یوپی میں بدامنی پھیلانے اور ترقیاتی کاموں کو پٹری سے اتارنے کی کوشش تھی۔ اب تک یہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ مولانا توقیر رضا سمیت 50 سے زیادہ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، 2,500 کے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمے درج ہیں، ان سب کی جانچ چل رہی ہے۔ یہاں تک بات ابھی تک پہنچ گئی ہے۔ اب آپ سنیے غزہ کے بارے میں۔ غزہ کی بھی ایک تفصیل رپورٹ پیش کر رہا ہوں میں۔ غزہ اور اسرائیل کے تعلق سے ٹرمپ نے ایک تو یہ کہا ہے کہ اسرائیل اور غزہ یعنی فلسطین کی سرحد پر ہمیشہ کے لیے بفر زون بن جائے گا۔ بفر زون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے آگے نہ اسرائیلی فوج آ پائیں گی اور نہ ہی ادھر غزہ کے یا فلسطین کے لوگ جا پائیں گے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے ایک 20 نکاتی فارمولہ پیش کیا ہے، وہ لمبے ہیں گرچہ لیکن 20 کے 20 نکات میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ نمبر 1، غزہ کو ایک انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک علاقہ بنایا جائے گا جو اپنے ہمسایوں کے لیے خطرہ نہ ہو۔ غزہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا تاکہ غزہ کے عوام کو فائدہ پہنچے جو پہلے ہی بہت زیادہ قربانیاں دے چکے ہیں۔ نمبر 3، اگر دونوں فریق یعنی اسرائیل اور حماس اس تجویز پر متفق ہو جاتے ہیں تو جنگ فوراً ختم ہو جائے گی، اسرائیلی افواج متعین لائن تک پیچھے ہٹ جائے گی تاکہ یرغمالیوں کی رہائی کی تیاری کی جا سکے۔ اس دوران تمام فوجی کارروائیاں، فضائی حملے، توپ خانوں کے حملے معطل رہیں گے اور محاذ کی لائنیں جمی رہیں گی جب تک مکمل انخلاء کے حالات پورے نہ ہوں۔ نمبر 4، اسرائیل کے اس معاہدے کو عوامی طور پر قبول کرنے کے 72 گھنٹے کے اندر تمام یرغمالیوں، زندہ اور مرنے والوں سب کو واپس کر دیا جائے گا۔ نمبر 5، تمام یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل 250 عمر قید کے قیدیوں کے ساتھ 1700 ایسے غازی باشندوں کو غزہ کے ایسے باشندوں کو رہا کرے گا جو 7 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار کیے گئے تھے۔ ان میں خواتین، بچے شامل ہیں۔ ہر ایک اسرائیلی یرغمالی کی لاش کے بدلے 15 غزہ کے شہداء کی لاشیں واپس کی جائیں گی۔ نمبر 6، یرغمالیوں کی واپسی کے بعد وہ حماس کے ارکان جو پرامن بقائے باہمی کو قبول کریں اور اپنے ہتھیار ڈالیں انہیں معافی دے دی جائے گی۔ جو حماس کے ارکان غزہ چھوڑنا چاہیں گے انہیں محفوظ راستہ اور قبول کرنے والے ممالک میں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ نمبر 7، معاہدے کے قبول ہوتے ہی فوری طور پر مکمل امداد غزہ میں بھیجی جائے گی جس میں بنیادی ڈھانچہ، پانی، بجلی اور پانی کی نکاسی کی بحالی، اسپتال اور تنوروں کی مرمت اور ملبہ ہٹانے کے لیے ضروری سامان شامل ہوگا۔ نمبر 8، امداد کی تقسیم اور رسائی اقوام متحدہ، ریڈ کراس اور دیگر عالمی اداروں کے ذریعے بغیر کسی رکاوٹ کے ہوگی۔ رفح کراسنگ دونوں طرف کے لیے اس میکانزم کے تحت کھولی جائے گی جو 19 جنوری 2025 کے معاہدے میں شامل تھی۔ نمبر 9، غزہ کو ایک عارضی ٹیکنوکریٹک فلسطین کمیٹی کے تحت چلا جائے گا۔ یہ انگریزی جملہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ پر حماس کا کنٹرول نہیں ہوگا بلکہ ٹرمپ کے رہنمائی میں اور ان کی قیادت میں ایک بورڈ بنے گا اور وہ اس کو چلائے گا جو عوامی خدمات کی فراہمی اور بلدیاتی جو شہری امور کی دیکھ بھال کرے گی۔ یہ کمیٹی اہل فلسطین، ماہرین اور بین الاقوامی ماہرین پر مشتمل ہوگی جس پر بورڈ آف پیس کی نگرانی ہوگی۔ اس ادارے کی سربراہی صدر ٹرمپ کریں گے۔ دیگر عالمی رہنماؤں بشمول ٹونی بلیئر کو شامل کیا جائے گا۔ یہ ادارہ غزہ کی ترقی اور فنڈنگ، پیسے اکٹھے کرنے کے فریم ورک کا تعین کرے گا، یعنی کہاں سے اور کیسے پیسہ لایا جائے ترقی کے لیے، یہاں تک کہ فلسطینی اتھارٹی اصلاحات مکمل کر کے غزہ کا کنٹرول سنبھالنے کے قابل ہو جائے۔ نمبر 10، غزہ کی تعمیر 9 کے لیے ٹرمپ اکنامک ڈیولپمنٹ پلان تشکیل دیا جائے گا جس میں مشرق وسطیٰ کے جدید شہروں کے طرز پر ترقیاتی منصوبے تیار کرنے والے ماہرین شامل ہوں گے۔ اس منصوبے کے ذریعے روزگار اور ترقی کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ نمبر 11، ایک خصوصی اکنامک زون قائم کیا جائے گا جس میں شریک ممالک کے ساتھ تجارتی رعایت طے ہوں گی۔ نمبر 12، کسی کو بھی زبردستی غزہ چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ جانا چاہیں گے وہ آزاد ہوں گے اور واپس آنے کا حق بھی رکھیں گے۔ عوام کو غزہ میں رہنے اور بہتر مستقبل بنانے کی ترغیب دی جائے گی۔ نمبر 13، حماس اور دیگر گروپوں کا غزہ کی حکومت میں کوئی براہ راست
या बिलवास्ता किरदार नहीं होगा। तमाम अस्करी फौजी और दहशतगर्द ढांचे, सुरंगें और असलहा बनाने की फैक्ट्रियाँ तबाह की जाएंगी। नंबर 14, इलाकाई शिराकतदार इस बात की ज़मानत देंगे कि हमास और दीगर गिरोह अपने वादों पर कायम रहें और नया गज़ा अपने हमसायों, इन पड़ोसियों या अपने आवाम के लिए ख़तरा ना हो। नंबर 15, अमेरिका, अरब और बैनुल अक़वामी शिरकतदारों के साथ मिलकर एक आर्ज़ी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF तश्कील देगा जो फ़ौरन गज़ा में तैनात होगी। ये फ़ोर्स फ़लस्तीनी पुलिस को तरबियत और मुआवनत देगी और सरहदी इलाक़ों में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में मदद करेगी। नंबर 16, इसराइल गज़ा पर कब्ज़ा या इंतज़ाम नहीं करेगा। जैसे ही ISF कंट्रोल संभालेगी, इसराइली फ़ौज मरहलावार वहाँ से हट जाएगी। सिर्फ एक हिफाजती पट्टी बरकरार रहेगी जब तक गज़ा मुकम्मल तौर पर महफूज ना हो जाए। नंबर 17, अगर हमास इस तजवीज़ को मुस्तरद करती है तो मज़कूरा मनसूबा इन इलाक़ों में लागू होगा जो IDF से ISF को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। नंबर 18, एक बैनुल मज़ाहिब मुकालमा अमल शुरू किया जाएगा ताकि फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के रवैयों और बयानियों को बदलकर पुरअमन बक़ाए बाहमी की फ़िज़ा कायम की जा सके। नंबर 19, जैसे गज़ा की तामीर नौ और फ़लस्तीन अथार्टी की इस्लाहात आगे बढ़ेंगी, फ़लस्तीनी अवाम के लिए रियासती खुद मुख्तारी और हक़ खुद इरादियत की राह हमवार की जाएगी। नंबर 20, अमेरिका, इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान सियासी उफ़ुक़ पर मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा ताकि पुरअमन और खुशहाल बक़ाए बाहमी के इम्कानात पैदा किए जा सकें। ये 20 वो नुकात हैं जो ट्रंप ने पेश किए हैं और ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि इसराइल ने इनको मान लिया है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि गेंद हमास के पाले में है, हमास के पाले में है। अब देखना है कि आज दिन में इस पर क्या तजवीज़ पेश आती है और ये काम किस तरह आगे बढ़ता है। आप हमारे साथ बने रहें। अगर हमास का मसला या मौलाना तौक़ीर रज़ा का मसला या जैसे हमने क्या बिहार का मसला, जहाँ कोई डेवलप हो, जहाँ कोई अपडेट खबर होगी, इंशाअल्लाह हम उस आपको मुत्तला करेंगे। सामीन, जिस माजून ताकत के ख़जाने का मैं ऐलान किया करता हूँ वो आदमी की हर तरह की ताकत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप उसको हासिल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर 96 27 70 90 14 से रब्ता किया जा सकता है।